डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं साइंस क्वेश्चन का वीडियो पार्ट 7, जिसमें विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि बोर्ड की परीक्षा और कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और हर स्टूडेंट को जो विज्ञान पढ़ते हैं उनको इन क्वेश्चनों की जानकारी अवश्य रूप से होनी चाहिए। इसी सोच के साथ हम आज विज्ञान के क्वेश्चनों की सीरीज में वीडियो पार्ट 7 लेकर आए हैं, जिसमें 301 से 350 तक क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। मेरे हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चनों को लिया जाता है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, बोर्ड की परीक्षाओं, एनसीईआरटी बुक्स, आरवीएससी बुक्स और कॉम्पिटिशन्स की बुक्स में से कलेक्शन किया हुआ होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से लेकर छोटी आंत तक होती है। प्रश्न पूछा जाता है पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि पाचन की क्रिया मुख से शुरुआत हो जाती है और छोटी आंत तक पाचन की क्रिया चलती है। मनुष्य में 32 दांत होते हैं, जिसमें से 12 दांत स्थायी होते हैं शुरू में और 20 दांत अस्थायी होते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। बाल्यावस्था में 28 दांत होते हैं और दूध पीने वाले बच्चों में 20 दांत होते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है और दांतों के ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। दांत को ओडोंटोब्लास्टी नामक कोशिका के बने होते हैं। जो दांत होते हैं वो ओडोंटोब्लास्टी नामक कोशिका के बने हुए होते हैं। मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न आगे आपको बताए जा रहे हैं, जिसमें दांतों के जो अंदर होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस नामक तत्व महत्वपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दांत व हड्डियां रात्रि में सफेद फास्फोरस के कारण चमकती हैं। हड्डियां जब सूखी हुई होती है तो रात्रि में चमकती है, दांत चमकते हैं। इसका कारण होता है जो है फास्फोरस। कई बार प्रश्न पूछा जाता है रात्रि में दांत किस कारण से चमकते हैं, तो उसका जवाब होता है फास्फोरस के कारण। प्रकृति के अंदर स्थल स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़े और सुअर के पाए जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो स्थल स्तनधारी है उनमें घोड़े और सुअर के अंदर सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं। दांतों के ऊपर इनेमेल की परत होती है। ये इनेमेल की परत होती है जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होती है और यही हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करती है। दांत कार्य के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे गए हैं। कृतक या कृंतक जिसे कहते हैं, 8 दांत होते हैं जो कि भोजन के काटने का काम करते हैं। रत्नक 4 जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक जिन्हें प्रीमोलर कहते हैं 8 होते हैं और मोलर जिन्हें चवर्णक कहते हैं 12 होते हैं। ये दोनों भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो 32 दांत होते हैं उनका सबका अलग अलग कार्य विभाजन है और दांत के कार्य के आधार पर ही इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र की कुल लंबाई 30 से 32 फीट या 10 मीटर होती है। अपने पाचन तंत्र जो मुख से शुरू कर करके अपने गुदा द्वार तक जाता है उसकी लंबाई 30 से 32 फीट के लगभग होती है। दांतों के अंदर पाए जाने वाले गैप को भरने के लिए चांदी का अमलगम या चांदी से भरा जाता है। जब दांत में कैविटी लग जाती है और उस कैविटी को फिल करने के लिए पारा और चांदी को उसके अंदर भरा जाता है। जीभ की सतह पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें स्वादांकुर कहते हैं। जीभ के अग्रभाग से मीठे का स्वाद होता है।
पिछले भाग से कड़वे का स्वाद होता है और बगल जो साइड के किनारे होते हैं वो खट्टे स्वाद का अनुभव करते हैं। तो ये जीभ के अलग अलग भाग का अलग अलग कार्य होता है, जिसमें आगे का भाग है वो मीठे का अनुभव कराता है, पीछे का है कड़वे का कराता है और बगल का है या साइड का है वो खट्टे का आवाज कराता है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों का मुख्य कार्य लार स्राव करना होता है। आप देखते हैं कि कोई भी स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुख में जो पानी आता है वो दरअसल पानी नहीं, लार होता है, जो कि भोजन में पचाने में सहायक होता है। सामान्य मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार निकालता है, यानी एक मनुष्य जनरली में 1.5 लीटर के लगभग जो है लार निकालता है। लार के अंदर टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। ये जो लार निकलता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये जो टाइलिन है इसका मुख्य कार्य स्टार्च को माल्टोस में बदलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन के पाचन की शुरुआत है वो मुख से हो जाती है। मुख में जो लार होता है उसके अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। माल्टेस माल्टोस को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लार के साथ ही भोजन के पाचन की शुरुआत मुख के अंदर हो जाती है। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य भोजन के बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। दूसरा जो एंजाइम लाइसोजाइम लार के अंदर पाया जाता है, ये भोजन के साथ में बहुत से हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणु आ जाते हैं, तो उनको मुख के अंदर ही ये लाइसोजाइम नष्ट कर देता है, जिससे कि बॉडी के अंदर ही ना जाए और हमारी बॉडी सुरक्षित रहे। मुख गुहा के अंदर मौजूद भोजन के छोटे छोटे कणों को वॉलस कहा जाता है। जब भोजन मुख में होता है, मुख गुहा के अंदर उसको चबाया जाता है और चबा के जब तैयार हो जाता है उसे बॉलस कहते हैं। लार से सना भोजन मुख गुहा से ग्रास नली में पहुंचता है। अब लार में मिलती है, लार मिलने के बाद में भोजन बॉलस के रूप में बन जाता है और फिर भोजन मुख गुहा से यानी माउथ कैविटी से ग्रास नली में पहुंच जाता है। ये पाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी नली होती है, जो भोजन को पाचने के लिए मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाती है। अब ये ग्रास नली क्या करती है? मुख गुहा से भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। आमाशय की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लगभग सभी के अंदर आमाशय एक जैसा होता है, परंतु जो लोग भोजन ज़्यादा करते हैं उनके आमाशय की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और उनको ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है। जो लोग भोजन कम करते हैं उनके आमाशय की चौड़ाई कम रहती है, तो उनका कम भोजन के अंदर ही कार्य चल जाता है। और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे डाइट बढ़ाते जाते हैं तो आमाशय की चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो इसको हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की मात्रा अगर हम नियंत्रित रखें, लिमिटेड रखें, तो आमाशय की भी चौड़ाई नियंत्रित रहेगी, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। आमाशय के अंदर भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। इसलिए हमें जब भी भोजन करें तो दो भोजनों के बीच का अंतराल कम से कम 4 से 5 घंटे का होना चाहिए। आमाशय की दीवारों पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें जठर ग्रंथि कहा जाता है। जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो आमाशय की दीवार होती है, वहाँ छोटी छोटी ग्रंथियां ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि जठर रस स्रावित करती है। ये जठर रस ही भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जठर ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन स्रावित करती है, जिन्हें जठर रस या आमाशय रस कहा जाता है, जिसका पीएच मान 1.5 से 2.2 होता है। आपने सुना होगा आयुर्वेद के अंदर कि हमारी जठराग्नि, जठराग्नि का मतलब जठर ग्रंथियां जो हार्मोन्स का ग्रंथियां स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है, जो कि भोजन पचाने के लिए, भोजन को पाचन क्रिया के तैयार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये पाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको जो बताए जा रहे हैं। पचे हुए भोजन के रक्त में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। जब भोजन पच जाता है
और पचे हुए भोजन से अवशोषण की करके और रक्त में जो पहुंचाया जाता है उसको महत्वपूर्ण पदार्थ को, उसे अवशोषण कहते हैं। अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग लाया जाना स्वांगीकरण कहलाते हैं। यानी भोजन पचा, भोजन पचने के बाद उसका अवशोषण हुआ, अवशोषण होकर के और भोजन पहुंच जाता है रक्त में। अब रक्त में जब भोजन पहुंच जाता है, अवशोषित भोजन, तो उसका उपयोग किया जाता है और उस उपयोग करने की जो क्रिया होती है उसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो जिसके कारण कि हमारे ब्लड का रंग है वो लाल होता है। प्लिया को शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है, स्प्लीन होती है, इसको बॉडी का ब्लड बैंक जो है कहा जाता है। लिम्फोसाइट कणिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है, तो लिम्फोसाइट्स कणिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एक बार एंटीबॉडी जो बन जाती है वो जीवन भर नष्ट नहीं होती। एड्स का वायरस लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। लिम्फोसाइट को प्रभावित करने के कारण, चूंकि लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब एंटीबॉडी को प्रभावित करता है एड्स का वायरस HIV, जिसके कारण एंटीबॉडी नहीं बनती। एंटीबॉडी नहीं बनने के कारण व्यक्ति बार बार बीमार होता है और फिर वो व्यक्ति बीमार होकर के लंबे समय तक बीमार रह करके और खत्म हो जाता है। स्तनधारियों में सर्वाधिक हृदय की धड़कन चूहिया की होती है। स्तनधारी होते हैं उनमें जो सर्वाधिक हृदय की जो धड़कन होती है वो होती है चूहिया की। किसकी होती है? चूहिया की होती है, और वो लगभग होती है 150 से 200 बार प्रति मिनट। कितनी? 150 से 200 बार प्रति मिनट होती है। सबसे कम हृदय धड़कन नीली व्हेल या ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी है, उसकी 6 से 7 बार प्रति मिनट होती है। आपको हमने बताया हुआ है, आप भी आइडिया लगाइए कि मनुष्य के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है। सर्वाधिक हृदय की धड़कन घरेलू गोरैया की होती है, जो 600 से 700 बार प्रति मिनट होती है। एक मिनट में 600 से 700 बार प्रति मिनट होती है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से निकलने वाले हार्मोन को कार्डियक हार्मोन या हृदयी हार्मोन कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन, उसका नाम है फाइब्रिनोजन, जो कि हमारे चोट लग जाती है तो रक्त जब बाहर निकलता है तो उसमें जो थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें फाइब्रिनोजन का महत्वपूर्ण रोल होता है। श्वसन मुख्यतः ऊर्जा उत्पादक प्रक्रिया है। जो हमारा श्वसन है इसका मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो वो है ऊर्जा का उत्पादन करना, क्योंकि श्वसन की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज के अणुओं के टूटने से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए श्वसन एक ऊर्जा उत्पादक प्रक्रिया है। एक श्वसन के अंतर्गत सांस लेना और बाहर निकालना सम्मिलित है। अपन कहते हैं श्वसन की क्रिया, उसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों सम्मिलित होते हैं। एक श्वसन में लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। जो मनुष्य यानी हम लोग श्वसन में 5 सेकंड का समय हमें सांस लेने और छोड़ने के अंदर लगता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो एवरेज हम 1 मिनट में लगभग 12 श्वसन दर हमारी होती है। श्वसन से प्राप्त ऑक्सीजन का परिसंचरण शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जो श्वसन में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन बॉडी की प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करता है हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अपने साथ लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन बांधने में सक्षम होता है। आप देखते हैं कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसको कमजोरी होती है। उसका कारण क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम बांधेगा। ऑक्सीजन कम बांधेगा तो बॉडी की प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, और ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो उसको ऊर्जा का निर्माण कम होगा, और ऊर्जा का निर्माण कम होगा तो उसमें थकान अधिक
होगी, क्योंकि उसको कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। हीमोग्लोबिन लोह युक्त होता है, आयरन युक्त होता है, इसलिए कहा जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी है कि इन्हें आयरन युक्त भोजन दिया जावे, जैसे पालक है, मटर है आदि। जिन मनुष्यों में ग्लोबिन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता, उनका रुधिर ऑक्सीजन का समय नहीं कर पाता। इस रोग को थैलेसेमिया कहा जाता है। थैलेसेमिया रोग जो है एक आनुवंशिक रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। रक्त के प्रमुख कार्य, अब तक हमने रक्त से संबंधित प्रश्न देखे हैं। तो रक्त जो हमारी बॉडी के अंदर है, इसके 4 महत्वपूर्ण कार्य। रुधिर है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखता है, घावों को भरने में सहायता करता है। रुधिर है जो ब्लड है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन का संवहन करने का कार्य भी करता है। ये महत्वपूर्ण 4 कार्य रक्त के हैं। इसके अलावा भी और भी कार्य हैं, परंतु ये 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जिनका बना हुआ होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का फेफड़ा अपने भीतर लगभग 2300 ml मिली वायु रखता है। हमारे स्वस्थ मनुष्य के फेफड़ों के अंदर मनुष्य के श्वसन में मात्र 500 ml वायु का आदान प्रदान होता है। श्वसन मार्ग का विभाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, स्वर यंत्र कहलाता है। स्वर यंत्र को इंग्लिश में लैरिंक्स भी कहते हैं, जिससे हमारे स्वर निकलते हैं। तो इस प्रकार से हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पाचन से संबंधित, दांत से संबंधित, रक्त से संबंधित देखे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे, आपके लिए हर परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। आप मेरे पूरे वीडियो को देखें और आगे आने वाली सीरीज को देखते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी, जिससे कि पता नहीं किसके इनका फायदा मिले और परीक्षा के सिलेक्शन में उम्मीद मिले। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।